अख्तर ईमान साहब मेरे नज़र में तीसरे या चौथे स्थान पर होंगे। अमोर विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड से सबा जफर साहब, सुलेमान साहब, अब्दुल जलील मस्तान साहब और महफूज साहब ज़्यादा एग्रेसिव है। हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अब ऐसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की बात हो, वो सब कुछ हुआ। नहीं, सब बड़ा बोलता है चुनावी जुमले थे सब। आप 10 में से कितने पॉइंट देंगे ये बताइए। 10 में से 2-4 पॉइंट ही। और अख्तर इमाम साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि मुखिया जी से जो आपने वादा किया था, यहाँ के आवाम से जो वादा किया था, उनको पूरा करें, क्योंकि वो एमएलए बन के रहना चाहते हैं। वो उसके अंदर हमको तो कोई विजन रीजन कुछ समझ में नहीं आता है। एक नया घरेड़ छुआ पैदा हुआ है, महफूज आलम। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लोगों के बीच जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। राजनीति में तो नौजवानों की जरूरत है, पढ़े लिखों की जरूरत है। महफूज साहब के कदम को हम बिल्कुल सराहनीय कदम समझते हैं। अमोर विधानसभा चुनाव एपिसोड 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं साकिर मुखिया। दोस्तों, आप जानते हैं ये राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी हैं, चतुर माने जाते हैं और ये जिसके साथ होते हैं वो इलेक्शन में फतह पाते हैं। आज उनसे खुल के बात करेंगे कि अमोर विधानसभा का अभी क्या हालात हैं, कौन कौन कैंडिडेट हैं और कौन कितने पानी में है और किसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, राजनीति की नई परिदृश्य क्या हो सकती है, इन पे भी इनसे खुल के बात करेंगे। मैं अपने व्यूअर की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया जी, सबसे पहले ये बताइए, इस बार अमोर विधानसभा में आपके हिसाब से कौन 4 मेन कैंडिडेट होंगे, थोड़ा उन पे थोड़ा सा पहले नाम बताइए, उनके बाद फिर आगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। हमको प्रतीत हो रहा है कि कैंडिडेट तो कई होंगे, लेकिन मुख्यतः 4 कैंडिडेट, 4 या 5 कैंडिडेट दिख रहे हैं जो पूरी तरह से जो है अपने आप को झोंक चुके हैं चुनाव के मैदान में। जनता दल यूनाइटेड से सबा जफर साहब संभवतः और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वर्तमान विधायक अख्तर ईमान साहब और इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्व विधायक अब्दुल जलील मस्तान साहब और अभी जो एक नई पार्टी बिहार में आई है, जो बिहार बदलने की बात कर रहा है, उस पार्टी के की ओर से एक कैंडिडेट तो कई है, लेकिन लगता है महफूज साहब ज़्यादा एग्रेसिव है। मेनली और हो सकते हैं, लेकिन ये 4 कैंडिडेट। मुखिया जी, ये बताइए, इस बार सबा जफर साहब पिछले 2 चुनाव लगातार वो हार चुके हैं और कुलिया बिरादरी की वजह से कहीं न कहीं वो चुनाव हारते जा रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि सबा जफर साहब को कितना कुलिया वोट मिलेगा, क्योंकि आप मैदान में हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, खुद आप एक पंचायत के मुखिया हैं, डेली आप 150 लोगों से डेली मिलते हैं, बातचीत होता होगा, आपने तो नब्ज टोटला होगा, और क्या लगता है आपको? जहाँ तक सबा साहब की बात है, 2010 के चुनाव में ऐसा ही परिस्थिति था, हताश और निराश हो गए थे। जनता दल यूनाइटेड इनका टिकट जो है कटअप कर दिया था, तो हम ही कुलिया बिरादरी के जो है आम और ख़ास लोग बड़ा ईदगाह के सरजमीन पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करके सबा साहब को ये आश्वासन दिया था कि आप चाहे जिस पार्टी से आएँ, हम लोग आपके साथ हैं। और तो उसमें एक बात आई थी, अगर भाजपा से आएँ या जिस पार्टी से आएँ, हम आपके साथ हैं। और इत्तेफाक से भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़े और जीते भी। बिरादरी के लोगों ने, अमोर के हर तबके के लोगों ने जम के उनका साथ दिया और वो चुनाव लड़े। तो 2010 से जो 14 का जो वक्फा है, वो गोल्डन पीरियड हम कह सकते हैं अमोर विधानसभा के लिए, क्योंकि उस वक्त हम मुखिया तो नहीं थे, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अमोर बैसा के जो है हर एक पंचायत में जो है विकास का जो एक नया दिशा दिया गया था, एक नई वो तहरीक समझिए विकास के प्रति। और खासकर मैं उस ज़माने में जब इनके साथ जेई और इंजीनियर इनको लेके जो इस इलाके का सर्वे किया, जो काम हुए, चाहे वो कुलिया बिरादरी का हो, सुरजापुरी बिरादरी का हो, हिंदू बिरादरी का हो, मतलब चौतरफा विकास का एक नया नमूना पेश किया गया था। उसको हम गोल्डन पीरियड कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर वो चुनाव भाजपा से फिर दोबारा जब प्रत्याशी हुए तो तुष्टीकरण की राजनीति हो गई। देश की राजनीति का दिशा और दशा दोनों चेंज हो गया और फिर जो है उस बार चुनाव हार गए। फिर दोबारा रिपीट जनता दल यूनाइटेड से आए तो CNRC का मामला आ गया, जिसके वजह से जो है मुस्लिम वोट जो है खासकर कुलिया बिरादरी का वोट उससे दूर चले गए। तो उसके बाद जो है अख्तर ईमान साहब भारी बहुमत से जीत गया और उस चुनाव में अख्तर ईमान के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला के कैंपेनिंग किए, प्रचार, टोटल एफर्ट
नहीं तो उसके बदले आपको रिवार्ड भी मिला ना, आप जो है कि एमएलए प्रतिनिधि भी मिले, विधायक प्रतिनिधि का पद भी मिला आपको। ये रिवार्ड आप कह सकते हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता ये रिवार्ड है। ये खिलौना था, हमको पकड़ाने की कोशिश की जा रही थी और हम खूब समझ रहे थे उनकी अच्छा राजनीति मुखिया को। जी, थोड़ा सा पब्लिक को बताइए मेरे चैनल के थ्रू, इस बार आप किसके साथ हैं? क्योंकि आपके बारे में ये जाना जाता है कि कहीं न कहीं आपको अमर विधानसभा का रामविलास पासवान कहा जाता है। आप जिसके साथ होते हैं वो चुनाव जीतता है, चाहे वो 2010 का ट्रेंड देखें, है ना, या फिर अभी का पिछले 2020 का देखें और अभी 2025 में होने वाला है चुनाव। तो आप डिक्लेयर कीजिए। देखिए, इस बार का चुनाव हम ऐसे लोगों को जिताने की कोशिश करेंगे जो अमोर में अब तक जो काम है, जो निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ हर तबके और हर वर्ग के लिए काम करे। जैसे कि अभी हम तब तस्करा कर रहे थे कि पिछले चुनाव में, हालांकि सबा जफर साहब हमारे पंचायत के हैं, मैं उस पंचायत का मुखिया हूँ, हमारे पंचायत से वो प्रत्याशी रहे और मेरे बहुत नज़दीक रिश्तेदार है। हमने रिश्तेदारी को ताक पे रख के एक नए जोश के साथ कि अमोर में एक नई तब्दीली आएगी, विकास का एक नया रास्ता खुलेगा, नए लोग आएंगे, सुजा और कुलिया बिरादरी के बीच में जो दूरी है उसको पाट दी जाएगी, असबियत को ख़त्म कर दिया जाएगा। इन सब लुभावनी बातों में आके हम लोगों ने एक जोशीले तरीके से अख्तुल ईमान का सपोर्ट किया और तन मन धन ऐसा नहीं, और पॉजिटिवली कहीं से कोई संशय नहीं था, उस आदमी को हम लोगों ने जिताया और परिणाम तो सामने है। यूँ तो सभी लोग दावा करते हैं हमने ये किया वो किया, लेकिन जनता जनार्दन है, सब देखती है, सब जानती है और वो फैसला करना भी जानती है। और रही बात आने वाले आगामी विधानसभा का चुनाव का, तो हम चाहते हैं कि फिर वो सुनहरा पल अमोर को वापस हो। हमारे 2015 वाला या 20 वाला? नहीं, वो जो हम लोग जो गोल्डन पीरियड बोलते हैं, 2010 वाला, 15 वाला, अच्छा। हाँ, वो वापस हो, चौतरफा विकास हो, स्वास्थ्य पे हो, शिक्षा पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, जो भी बुनियादी मामलात हैं उस मामलात को लेके एक नया दिशा और दशा देने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि बहुत बोलने वाला नेता ही काम करेगा, खामोशी से भी लोग मंजिल को पाते हैं और काम कर सकते हैं। बोलना कला है, नहीं बोलना भी एक कला है जी, है ना। खामोशी बहुत चीज़ बता दी, बहुत लोग बरक बोल हैं, लोग कहते हैं मैं जो बोलता है वही करता है, हम इस चीज़ के कायल नहीं है। ठीक है, एक नीयत और नीति, जिसका नीयत साफ है और जिसके समाज पे प्रति समर्पण है, अच्छी नीति है, वो भी एक अच्छा इंसान, अच्छा नेता हो सकता है। ऐसे सैकड़ों मिसाल हैं। मनमोहन सिंह को देख लीजिए, कम बोलते थे लेकिन अब उसका अभी तक कोई तोड़, अभी फिलहाल कोई प्रधानमंत्री नहीं आ सका है ना। आपका इशारा साफ सबा जफर साहब की तरफ है ना। अब जो कह लें, हम इसको साफ नहीं करना चाहते, लेकिन अभी देख लिए मोदी जी बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन ढाक के 3 पात। तो इन सब बातों से यहाँ के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लफ्फाजबाजी और लुभावनी बातों से हट के विकास की ओर समर्पण, विकास को नई दिशा देने के लिए जो योग है वो सबके समझ में है, सबके नज़र में है। और कुछ कारणों के कारण कोई बैक फुट पे खेल रहा है, कोई फ्रंट फुट पे खेल रहा है। समय है, आने दीजिए और जनता सही फैसला लेगी और सही जवाब देगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी में से एक है अमोर विधानसभा का। मैंने इनसे क्या क्वेश्चन पूछा था, सबा जफर साहब को इस बार कुलिया वोट कितना मिलेगा, इस पर थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि आप पंचायत के मुखिया हैं, डेली लोगों से आपका मिलना जुलना होता है और आपकी पंचायत में भी कुलिया पॉपुलेशन ज़्यादा है। देखिए, कुलिया बिरादरी जो है ये समझदार बिरादरी है। 1932 से ये बिरादरी भारतीय राजनीति में एक्टिव रहा है, ठीक है, और ये कम बोलती है लेकिन वोट से जवाब देना भी जानती है। वो ठीक है, कुछ लम्हों के लिए उन्होंने अपनों को सजा भी दिया, हो सकता कुछ गलती, लेकिन ये सजा अगर दिया है तो ये सम्मान भी देना जानती है। और हम उम्मीद करते हैं इस बात सिर्फ कुलिया बिरादरी की बात के ऊपर, जहाँ तक सबा जफर की बात है, सबा जफर साहब हिंदू में भी पॉपुलर है, सबा जफर साहब सुजापुरी में भी पॉपुलर है, पॉपुलरिटी में तो कहीं कमी नहीं। सबा जफर साहब कुलिया बिरादरी में भी पॉपुलर है, वो कुलिया बिरादरी का बेटा है। ये कोई हम किसी जाति पे हम प्रहार नहीं करिए, कुलिया बिरादरी का बेटा है और कुलिया बिरादरी को इस पर गर्व है। बेटा है, गलती किया, सजा दिया है, और फिर यही बिरादरी उसको, यही बिरादरी नहीं, अमोर के सभी लोग मिलके उसको फिर, हमको इस बार लगता है कि मौका देगा।
चलिए अब आते हैं अख्तरुल इमाम साहब पर। आप जानते हैं कि अख्तरुल इमाम साहब तेज तर्रार एमएलए हैं, विधानसभा में कई क्वेश्चन भी पूछे उन्होंने। और आपको क्या लगता है, आप 10 में से कितने अंक देंगे उसको कि विधानसभा में उन्होंने कितना काम किया, जितना वादा किया था वादा के हिसाब से? देखिए, चुनाव के टाइम में हर आदमी वादा करता है। नहीं, जैसे बारातगाह का फ्लाईओवर हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की बात हो, वो सब कुछ हुआ? नहीं, सब बड़ा बोलता है चुनावी जुमले थे सब, ये सब तो दिखता नहीं है। जहाँ तक तो ईमान साहब की बात है, हमने उनको ईवान में भेजा, उनकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की समस्या, जन समस्या को सरकार के सामने सही ढंग से रखना, ये सारा विधायक करते हैं। जैसे मुखिया जी, आप भी अपना पंचायत का कोई समस्या दिखा रहे थे, कोई रोड खराब था, उसमें क्या आपको विधायक जी से मदद नहीं मिला? अभी तो सबसे वाइटल मैटर हमारा जो है रहरिया टू कमालपुर, एक दफे सबा जफर साहब के टाइम में मिस हुआ, 3-4 पंचायत के लोगों ने उसको सजा दिया कि आपने इस काम को नहीं किया, हम आपके वोट का बाइकाट करते हैं, मतलब हमने आपको वोट नहीं दिया। फिर परिवर्तन के तौर पे अब्दुल जलील मस्तान साहब को भी दिया गया वोट, वो बिहार सरकार में मिनिस्टर रहे, और एक कैबिनेट मिनिस्टर का क्या अस्तित्व होता है सबको पता है, वो भी फेलियर हुए। और फिर अख्तरुल इमान साहब की बारी आई, हमसे उनको याद हो ना हो, लेकिन हमसे कमिटमेंट था मैं जीतते ही इस रोड को बनाऊंगा, चाहे जैसी परिस्थिति जो भी हो। लेकिन अब तक कागज पे घूम रहा है। अब चूंकि वो लोग हाउस के मेंबर हैं, सचिवालय देखते हैं, विभाग को देखते हैं, वो लोग ही स्पष्ट बता सकते हैं, लेकिन अभी निकट में तो नहीं दिख रहा है कि रोड का कुछ होने। कुछ दिनों के बाद तो चुनाव और आचार संहिता भी आ जाएगा, तो उसके बाद तो और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ दिख नहीं रहा है, तो इससे आपको बहुत निराशा हुई है? कई मानों में निराशा हुई है। मैं चूंकि उनसे हमारी ताल्लुकात रहे हैं, उनकी बहुत बातों से मैं वाकफियत रखता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि निजी मामलों को लेकर उस पर किसी तरह का प्रहार किया जाए। नहीं, पॉलिटिकल ही बताइए, क्या मतलब राजनीति का स्तर पे आप 10 में से कितने पॉइंट देंगे, ये बताइए। 10 में से 2-4 पॉइंट ही। तो इस हिसाब से ये फेल एमएलए हुए क्या? हाँ, मेरे नज़र में तो मतलब मेरे नज़र में जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने उनको चुना, जो उम्मीद, जो एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने उससे किया, मेरे पैमाने पे वो खड़े नहीं है। अब लोगों का क्या नज़रिया है वो मैं नहीं बता सकता। मेरा नज़रिया ये है कि वो परफेक्ट विधायकी इस अमर के लिए उन्होंने नहीं किया। दोस्तों, सुन सकते हैं आप, या मुखिया जी बोलते बोलते इमोशनल भी हो गए, और उन्होंने क्योंकि बहुत मेहनत किया था अख्तरुल इमाम साहब के लिए, और उन्होंने एक वादा भी किया था इस रोड के लिए, है ना, रहरिया पुल, है ना, रहरिया रोड। हाँ, कहीं रहरिया रोड। हाँ, तो वो नहीं बना, इनसे काफ़ी वो निराश हैं। और अख्तरुल इमाम साहब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि मुखिया जी से जो आपने वादा किया था, यहाँ के आवाम से जो वादा किया था, उनको पूरा करें, क्योंकि आने वाला ही टाइम में बारिश सब भी शुरू हो चुका है, सैलाब आएगा, लोगों को बहुत परेशानी होगी। बताइएगा, अब हाजी मस्तान साहब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उम्रदराज हो चुके हैं, क्या लगता है कि इस बार वो मुकाबला दे पाएंगे विधानसभा में? देखिए, उनका पॉलिटिकल सिनेरियो जो अब तक रहा है, जो बचपन से हम लोग देख रहे हैं, बस उनका वो जो नारा है घरेड़ छुआ और कुलिया और बंगाली करके, वो जो है तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हुए आ रहे हैं। वो निष्क्रिय एमएलए है, और 35 साल 40 साल जो लगातार विधायक रहेगा। और आज भी हम लोग जब सिरसी, कनफलिया, दुश्मल के एरिया में जाते हैं, अभी भी वहाँ बहुत सारे कामों की जरूरत है। मैं सिरसी पंचायत जाना भी हुआ था उसका, तो वहाँ का हालत अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। तो ये दर्शाता है कि वो एक निष्क्रिय राजनीति है। बस राजनीति, वो एमएलए बन के रहना चाहते हैं, वो उसके अंदर हमको तो कोई विजन रीजन कुछ समझ में नहीं आता है। और वो इस उम्र में 80 साल की उम्र में जो है वो ऐसे क्षेत्र की राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं जहाँ हजार समस्या है। एक मजबूत लीडरशिप के लिए, मजबूत प्रतिनिधि के लिए एक मजबूत आदमी की जरूरत है, जिस्मानी तौर से, ज़हनी तौर से। तो हमको तो नहीं लगता मस्तान साहब, लेकिन चूँकि वो जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं वो बड़ा ही सेंटिमेंटल बिरादरी है। उनको सुजापुरी में रहम करने वाले बहुत लोग हैं, है ना, भावनाओं में बह जाने वाले लोग हैं। और मुख्यतः इस बार का मुकाबला तो हम डायरेक्ट त्रिकोणीय कहा जा सकता है, त्रिकोणीय चौकोनीय, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है, चुनाव सबा जफर बिटवीन जलील मस्तान है, मस्ता और जो है अख्तरुल इमाम साहब मेरे नज़र में तीसरे या चौथे स्थान पर होंगे। क्या जी, जैसे एक वर्ड आपने यूज किया घरेड़ छुआ, एक नया घरेड़ छुआ पैदा हुआ है, महफूज आलम।
उनका आप कहाँ पे स्टैंड देखते हैं, आप उनके बारे में क्या आंकते हैं उनको पार्टी को लेकर के, और उनका जो आप जानते हैं जो कुछ भी फील्ड पे उसका जो भी काम रहा है या जो भी आंदोलन वगैरह रहा है उसके हिसाब से उसको क्या पॉइंट देते हैं, आपको क्या लगता है उनके बारे में? देखिए, महफूज साहब अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और इस समाज को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। अभी नई नई राजनीतिक शुरुआत हुई है इनकी, ये अच्छा कदम है और नौजवानों को राजनीति में आगे आना चाहिए। अभी उसके साथ बहुत सारे अफसर हैं और अभी इन दिनों में जो सुन रहे हैं अफरोज साहब या महफूज साहब खासकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लोगों के बीच जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि मेहनत का फल नहीं मिलता है। और कोई भी आदमी तब मजबूत है जब वो घर से मजबूत होगा। जब घर मजबूत होगा तो बाहर मजबूती मिलेगी। तो हमको लगता है कि महफूज साहब के द्वारा उठाया गया कदम बेहतर है, आने वाले अमोर के भविष्य के लिए वो अच्छे साबित हो सकते हैं। फिलहाल उनको मेहनत की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि नौजवानों को मेहनत करना चाहिए और जो है बुजुर्गों से जो है सीख लेके और नए जोश के साथ राजनीति में तो नौजवानों की ज़रूरत है, पढ़े लिखों की ज़रूरत है। महफूज साहब के कदम को हम बिल्कुल सराहनीय कदम समझते हैं। मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत के हो सकता है आगे उनको अमर की जनता या अभी भी चाहे तो अभी भी या आगे तो अगर इस तरह लगे रहेंगे तो अमर की जनता हो सकता है उसको इनाम दे और उनको आना भी चाहिए मैदान में। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ बताइएगा, आप तो पूरा विधानसभा घूमे हुए हैं, आप विधानसभा के कन कन से वाकिफ है, हर गांव के नाम हर चीज़ जानते हैं आप। ये बताइएगा, बकनिया बरेली जो पंचायत ये बारादगा साइड में है और उधर चले जाइए बलबाग उसरास आगे कंजिया पंचायत है, तो इन दोनों बीच का दूरी कितना होगा? नियर अबाउट 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर? 50-60 के बीच। 50-60 किलोमीटर होगा। अब यही बात दोस्तों अंदाजा लगाइए कि एक विधानसभा जो है कितना लंबा है, तो ऐसे में जो है कि कोई मजबूत कंधा चाहिए जो कि चल सके, है ना। कभी गाड़ी से भी चलना पड़ता है अमोर विधानसभा में, कभी नाव से भी, कभी पैदल भी चलना पड़ता है सैलाब के टाइम में। तो ऐसे ही कैंडिडेट को आप मौका दीजिए, मेरा तो यही एक रिक्वेस्ट होगा। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ बताइएगा, अब ये बताइए टिकट की बात बताइए। एक तो लग रहा है कि जदयू से शहबाज जफर साहब आपके हिसाब से कन्फर्म है। अच्छा, AIM से ये अब्दुल जमान साहब भी कन्फर्म है। अब रहा कि मस्तान साहब का क्या उम्र लेकर के कांग्रेस से टिकट मिल सकता है या नहीं? मस्तान साहब कांग्रेस के बहुत पुराने सिपाही हैं और एक तरफ दारा साहब भी बहुत मेहनतकश इंसान है। ये तो इंडिया गठबंधन के जो है शीर्ष स्तरीय नेताओं का मामला है, लेकिन हमारा जहाँ तक अनुमान है, चूँकि मस्तान साहब बहुत दिनों से पार्टी में जुड़े रहे, संभवतः उन्हीं को चुनाव में उतारा जा सकता है, क्योंकि इंडिया भी गठबंधन भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, झवाड़ी पंचायत, यहाँ के मुखिया साकिर आलम साहब मेरे साथ बैठे हुए इसको देख रहे हैं और इसी पंचायत से है आपका शहबाज जफर साहब। मुखिया जी, पिछले बार इस पंचायत से ज़्यादा वोट किसको मिला था और आगामी जो चुनाव 2025 में अभी होने ज़्यादा वोट किसको मिलता हुआ आपको दिख रहा है इस बार? देखिए, हम लोग इस पंचायत के स्थानीय पंचायत मेरे ही पंचायत के वो प्रत्याशी रहेंगे, शहबाज जफर साहब हमारे रिश्तेदार भी हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में हमने उसका विरोध किया था, ये सच बात है। और जिसके साथ भी रहा मैं उनको धोखे में नहीं रखा, है ना। और कछुआ और खरगोश का खेल नहीं हमने खेला, हम अख्तुल ईमान के साथ थे, तो सिपाही बन के, मजबूत सिपाही बन के उसका जो रहनुमाई की। और पिछले इलेक्शन में 2600 वोट अख्तुल ईमान साहब को, 2647 वोट अख्तुल ईमान साहब को झवाड़ी पंचायत से मिला। और कितना कास्ट हुआ था? 7,500 वोट कास्ट हुआ था लगभग। 1800 वोट कांग्रेस को मिला था और 1600 समथिंग वोट शहबाज जफर साहब को मिला था। और फिर अभी जो विगत दिनों में जो लोकसभा चुनाव हुआ, तब तक हम अख्तुल ईमान के साथ रहे लोकसभा में, तो इस बार भी उनको 2700 वोट मिला और अमर विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट झवाड़ी पंचायत से उसको मिला था। तो लेकिन इस बार किसका देख रहे हैं? इस बार जो विधानसभा होगा 2025 में, ये अक्टूबर नवंबर में, तो किसको ज्यादा वोट मिलेगा आपके पंचायत से? क्योंकि यहाँ के मुखिया है, आप जानते हैं। इस बार शहबाज जफर साहब को मिलेगा। चीज हम बीच में आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी जो कश्मीर में जो अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, सेना ने बहुत वीरता के साथ जो है ऑपरेशन सिंदूर का ये किया, ऑपरेशन सिंदूर को चलाया, तो ये क्रेडिट सेना को जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी जो है पोस्टर लगा के पूरा जो है अपना कि ऑपरेशन सिंधु ऐसा लगा मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो अख्तुल ईमान साहब घूम घूम के रसेली घाट और खाड़ी घाट का जो श्रेय लेना चाहते हैं, ये तो हमको समझ से परे है। ठीक है, रसेली घाट आपने नहीं बनवाया, खाड़ी घाट आपने नहीं बनवाया,
रसेली घाट और खाड़ी घाट में उस जमाने में जितना लंबा पुल सैंक्शन था वो बन चुका था। नदी का धारा दूसरे दिशा में प्रभावित होने के कारण अलग से और लोगों जो काम था करना वो आपने किया, लेकिन पूर्व में जो विधायक थे जो लोग उस काम को किए थे वो पूरा हो चुका था। सबा जफर साहब के टाइम में कस्बा गिरवापत में बम्माधार, रसेली घाट, पुलकट्टा, डकेता, खरदवा, बिसारी घाट, घसकी घाट और जो है आपका इस तरह सैकड़ों पुल, चन्नी घाट, ठीक है, और आपका पोठिया गंगेली में जो पुल है वो, ठीक है, और जो अभी आप जो बैसा का इंट्रेंस जो देखते हैं सीसाबाड़ी में दोमोनी में जो वो स्क्रू पाइल ब्रिज है, आपको आप शायद पता ना हो, लेकिन जब वो जिला परिषद चेयरमैन थे सम विकास योजना से सबा जफर ही ने बनवाया था। और आपको डेरा घाट सादीपुर में ये जिला परिषद के फंड से सम विकास योजना उस वक्त हुआ करता था, मार्केटिंग के पैसा से ये पुल बना था। तो जितना पुल इन्होंने बनवाया, जितना सड़क इन्होंने बनवाया, कभी इन्होंने अपने आप को पोस्टरबाजी और इतना जो है चोचलाबाजी इन्होंने नहीं किया, काम किया, लोगों को दिखा। अब ईमानदारी के साथ बताइए, इस 17 पंचायत में अब तक कोई एक भी या दो रोड नया सैंक्शन हुआ? अच्छा, आपसे ही मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, बारातगंज के बारे में तो किसी और से पूछेंगे, लेकिन ये बताइए आप झवाड़ी पंचायत में अख्तरुल इमाम का कितना फंड आया? पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत हमने उनसे वादा किया था, हमसे उनकी कमिटमेंट थी, हम लोग ये चाह रहे थे इस आदमी को जिताएंगे, ठीक है, हम लोग पैसा के लिए मरने वाले लोग नहीं, अल्लाह का दिया हुआ सब चीजें, हम लोग सही दिशा में इनको ले जाएं, इलाके की जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं उनको गिनाएं, एक एक करके उन पे काम करवाएं। और इसी आशा के साथ झवाड़ी के लोगों से हमने वादा किया था, खुनखुनी में टापू टोल वालों से, पिपरा टोल वालों से, गेड़िया वालों से, जहाँ जहाँ जो अभी भी मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, है ना, समाज, उन लोगों से वादा किया था। हम पे विश्वास कीजिए, अख्तरुल इमाम एक जेंटिल आदमी है, वो चुनाव जीतेगा, उससे हम एक एक करके काम करवाएंगे। और उसने जीतने के साथ 8 लाख का एक योजना, हाई स्कूल का एक बाउंड्री वाल देने के बाद जो है हम लोगों को बैक फुट पे रखा। वो वन मैन पॉलिटिक्स करने के चक्कर में वो सिर्फ अकेला इस विधानसभा का एमएलए भी बनना चाहा, इस पार्टी का अध्यक्ष भी बना रहना चाहा, वो पीए भी बने रहना चाहे, वो प्रतिनिधि भी बने रहना चाहे। अख्तरुल इमाम वन मैन पॉलिटिक्स की राजनीति करके सारे पुराने कार्यकर्ता को बैक फुट पे खड़ा करके उसके मध्य मुकाबिल एक नया लोगों को खड़ा किया। ये विचारधारा की लड़ाई, बदले की लड़ाई नहीं है। अगर शाकिर से आपको नफरत है, राजनीति तो ये कहता है कि अगर हमको आपसे नफरत है आपको मनाऊं। ये कहीं की राजनीति नहीं है कि आपसे नफरत है और आपके खिलाफ एक दूसरे आदमी को खड़ा कर दूं। ये बदले की राजनीति, हमको ये बात उनकी समझ में नहीं आई। हमको लगा ये गलत आदमी है, इसके साथ रह के अपना टाइम बर्बाद करना, अपना वक्त बर्बाद करना, और हम लोग यस मैन नहीं है कि उसकी जी हजूरी बजाएंगे। तो हमने उससे, हमको नहीं लगता कोई काम नहीं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से, बस एक काम। तो दोस्तों, जैसे कि साकिर मुखिया का आप दर्द देख रहे हैं अख्तरुल इमाम के लिए, वैसा ही एक बारातगंज की बहन नुजत परवीन है, वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं इन दिनों, खास करके अख्तरुल इमाम से उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिला, या उनके लिए भी जो वादा था, जो बातें थी, वो भी नहीं मिला। तो दोस्तों, कई लोग हैं जो अख्तरुल इमाम से कहीं ना कहीं ठगे गए हैं, जिनसे हमारी बात ऑफ कैमरा ऑन कैमरा भी है, बाकी इंटरव्यू में आप देख सकते हैं। मुखिया जी, एक आखिर में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, इस बार क्या लगता है ओवरऑल समीकरण, आप इसमें पहला पोजीशन इस बार किसको देते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थोड़ा सा आपका प्रेडिक्शन सही होता है? इस वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, मुखिया जी जो बोलेंगे आप इलेक्शन के रिजल्ट के बाद इसको चेक कीजिएगा, आपको उम्मीद है कि सही मिलेगा। देखिए, ओवरऑल अभी चुनाव में थोड़ा समय है जी, समय आने दीजिए। कुछ तो रद्दोबदल हुआ, लोगों के बीच बौखलाहट हुई, मुस्लिम समाज वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आहत हुए, और ये सच में ये है कि ये संविधान और जो है हमारे मुस्लिम शरीयत पे एक हमला था। लेकिन जहाँ तक सियासत का सवाल है और हम लोगों के अमोर के का जो मांग है ना, सियासत तो होता रहेगा डॉक्टर साहब, और ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति होती रहेगी। अब खटमल के डर से घर जला लेना ये कहीं का ये समझदारी नहीं है जी, बहुत काम की बात कहा। और मंजिल को हमको पाना है तो रास्ता हमवार भी हो सकता है, रास्ता दुश्वार भी हो सकता है। दुश्वार रास्तों से चल के मंजिल को जो पा लिया तो वो आखिर मंजिल को ही पाना होता है।
मेरा जो अपना ओपिनियन है कि इस इलाके को एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है और हमारा घर का दर्द हम ही समझ सकते हैं। जी।